अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। बड़ा आज का इम्पॉर्टेंट डे है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा और बड़े ज़बरदस्त, मैं अब मुझे समझ में नहीं शुड आई से इट इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि हमने देखा कि तमाम जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके पास मेजॉरिटी थी, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के वाले से बात करी, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के वाले से बात नहीं करी। कल ये बैठी है जनाब सारी मिलके इस्लामाबाद में शुजात हुसैन साहब के घर पे रिहाइशगाह पर हमने देखा कि शहबाज शरीफ वहाँ पर थे, हमने वहाँ पर देखा कि बिलावल जरदारी साहब वहाँ पर मौजूद थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वहाँ पर मौजूद थे, ऑफकोर्स शुजात हुसैन साहब भी मौजूद थे, अलीम खान साहब वहाँ पर मौजूद थे, गवर्नर सिंध वहाँ पर मौजूद थे। और कल एक हमने देखा कि बिल्कुल रात 10 बजे के बाद, इनफैक्ट 10 बजे से पहले पहले जो तमाम तो डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो गए। किस तरीके से आप और मैं ऑब्जर्व कर रहे थे कि जब से इलेक्शन हुए उस वक्त से लेकर अब तक स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार रही थी, वो इस वजह से क्योंकि अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जी कल का जो डिसीजन सामने आया है और बहुत सारे मैं सियासतदानों को उसके बाद सुन रही थी, वो कहते हैं जी हमारी स्टॉक मार्केट की सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि बहुत सारी ऐसी वजूहात थी कि हमें डिसीजन लेना पड़ा। एक तासुर ऐसा भी आया एज इफ एवरीथिंग इज़ हैपनिंग जस्ट, मतलब सिर्फ फॉर द सेक ऑफ स्टॉक मार्केट को हम दोबारा से कैसे पुराने मुकाम पे लाके खड़ा करें। लेकिन इसको हम बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क की मईशत बुरे तरीके से सफ़र करती अगर ये फ़ैसला बर वक्त ना लिया जाता। लेकिन फ़ैसला वही लिया गया जिसका आवाम को तो पता था। लेकिन ये तमाम तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडरान हैं ये इससे भाग रहे थे, वो कहते नहीं ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, क्योंकि इलेक्शंस की जितनी भी कैंपेन हुई हैं उसमें एक दूसरे के खिलाफ ही बात की है और लोगों ने ताली भी तभी बजाई है। और आज वो तमाम तर लोग, कल एक तरह से वैलेंटाइंस डे था जी, हमारे जो तमाम तर जो पॉलिटिकल लीडरान ने मनाए, एक साथ बैठे हुए, उन्होंने कहा कि जो मुल्क के वसी तर मफाद में हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो जो तमाम तर सिचुएशन यहाँ पर बन रही है उस पर बात करेंगे। और साथ में एक और चीज़, खैबर पख्तूनख्वा इज़ वन ऑफ द प्रोविंस विच हैज़ शोड अटमोस्ट रिजिलियंस, सबसे ज़्यादा रिजिलियंस उस प्रोविंस ने जो है वो दिखाई है, उनकी ख़वातीन ने दिखाई है, उनके जवानों ने दिखाई है। और उनको बदले में जो मिल रहा है, जो नामज़द किया गया है, वो है जी अली अमीन गंडापुर की शक्ल में उनका वज़ीर आला, एक प्रोग्रेसिव जमात जो कि अपने आप को कहती है जो नौजवानों की जमात हैं। अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला उनके, आपको याद ही होगा बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में भी क्या कुछ कमेंट कर चुके हैं, मरीम नवाज साहिबा के बारे में क्या कुछ कमेंट कर चुके हैं। ये लोगों को देखना चाहिए। खैर जी, तमाम से सूरत आप लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड एंकर पर्सन अबसार आलम साहब, और कराची स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कराची के ब्यूरो चीफ सीनियर जर्नलिस्ट असलम खान साहब। आप दोनों को मैं शामिल गुफ्तगू करूँगी। सबसे पहले तो अबसार साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे बताएं, ये जो कल हमारे तमाम तर सियासतदान मिलकर बैठ गए हैं, ये हाउ डू यू सी इट, कि आपको लगता है कि हाँ ये बेहतर था या फिर इनमें से किसी के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं थी? मैं कैसे देखता हूँ इसको, मैं तो अजीब ही तरह से देख रहा हूँ इसको। इतने सारे लोग इकट्ठे बैठ के क्या हुकूमत चलाएंगे जिसमें एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं है, एक दूसरे के साथ सपोर्ट ही नहीं है। ये हम पीडीएम की पहली हुकूमत देख चुके हैं पिछले 14 माह में, और उसने जो कुछ किया है, जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, जिस तरह की गवर्नेंस थी, जो कुछ इल्ज़ामात थे उन पे, उसके बाद मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पे जब पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया कि वो कैबिनेट में नहीं बैठेगी, वो सिर्फ ओहदे बड़े लेगी, पक्की नौकरियां लेगी, कच्ची नौकरियां मुस्लिम लीग नून के लिए रहेंगी। तो इस तरह के स्प्लिट मैंडेट में जब सबसे बड़ी सियासी जमात जो है पीटीआई, जिसके नंबर ज़्यादा हैं कौमी असम्बली में, वो बाहर बैठेगी और माइनॉरिटी की कोalition गवर्नमेंट बनेगी, तो उसका अंजाम कोई मुझे तो अच्छा नहीं नज़र आ रहा। और फिर लेकिन जाहिर है अब सियासत है, सियासत में ये तो होना है, और इसमें जो प्लेयर पीछे बैठे नज़र नहीं आ रहे, उन्होंने जो कुछ इस मुल्क को तोहफा दिया है, उसका पहला नतीजा तो अली अमीन गंडापुर की शक्ल में निकल आया है, जो आपने कहा है। और मैं इस बात पे जो आयरनी आपने पेंट की है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने सबसे ज़्यादा रेजिलियंस शो की है और उनको इनाम में ये मिला है, तो पाकिस्तान के अवाम को ऐसा ही इनाम मिलता है जब वो रेजिलियंस शो करते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान के अवाम सारे के सारे कहीं जा भी नहीं सकते ये मुल्क छोड़ के। लेकिन अबसार साहब, बात है जो रेजिलियंस पे जो तोहफा भी मिला है ना, वो पाकिस्तान के अवाम ने जिस शख्स के लिए रेजिलियंस शो की ना, उसी शख्स ने तोहफा दिया, ये किसी और ने तोहफा नहीं दिया उनको। तो इसी से साबित होता है ना कि अवाम के ख्वाबों को बेचा जाता है, यहाँ अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अवाम को पीपल आर टेकन फॉर अ राइट, उनके साथ कोई भी मुखलिस नहीं है।
यही अवाम को समझना पड़ेगा कि खाली नारे, खोखले नारे और खोखले वादे और बातें आप जितनी मर्जी करवा लें, लेकिन जब हलवा बटने की बारी आती है तो लाइन में सबसे आगे वही लगे होते हैं जो 2 नंबर होते हैं। इससे बेहतर क्या खैबर पख्तूनख्वा में पूरे में कोई इससे बेहतर शख्स नहीं मिला था इमरान खान साहब को, या उनके मेंबरान असम्बली में कोई और ऐसा शख्स नहीं था जिसको पब्लिक फाइनेंस का इल्म हो, जिसको एजुकेशन सेक्टर का इल्म हो, जिसको हेल्थ सेक्टर का इल्म हो, जिसको करप्शन के खिलाफ जो बात करता हो, ये समझ हो। ये सारे नारे खान साहब के थे, तो उन नारों की तकमील, उन ख्वाबों को पाया ताबीर अगर वो ताबीर अली अमीन गंडापुर की शक्ल में है तो कितनी भयानक ताबीर है। ये सूबाई एक छोटे सूबे के लेवल पे ये मामला था, आप सोच लें कि जब वफाक के लेवल पे उनके पास इक़्तिदार अगर आया तो फिर क्या हाल होगा, और जो पहले हम देख चुके हैं। अफसोस तो ये है कि जिनकी आपने बात की कल रात को सारे इकट्ठे बैठे थे, इन लोगों को अप्रैल 2022 में ये सब कुछ नजर आ रहा था कि पीटीआई की मकबूलियत नीचे जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसको दोबारा जिंदा किया और अपने सामने पहले से बड़ा जिन बना के खड़ा कर लिया है। और अब वो कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। और उसमें जो मेन प्लेयर था नवाज शरीफ, उसको जिस तरह मक्खन में से बाल की तरह निकाला है सबने। इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, इसमें वीडीएम के लोग भी शामिल हैं, इसमें नून लीग खुद भी शामिल है, उसके बहुत सारे लीडर शामिल हैं। नून लीग खुद कैसे शामिल हो सकती है? वो तो बार बार कह रहे थे कि चौथी बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहे हैं, लेकिन कल पे तो हमने देखा कि सारी सिचुएशन ही चेंज हो गई है। जितना ये तो खुद ही आपने जवाब दे दिया ना सवाल का, कि कह तो बार बार रहे थे, किया क्या? और जो कह रहे थे बार बार, जितना बार बार कहा जा रहा था, उसी से शक पड़ता था कि इतना खुलूस तो नवाज शरीफ तो खुद नवाज शरीफ से शायद दिखा नहीं पा रहा जितना उसकी पार्टी दिखा रही है। जितने इश्तिहार चलाए जा रहे थे, जितना उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा था, वो सब वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए था। वोटर्स को इन्होंने भी बेवकूफ बनाया, इमरान खान ने भी बेवकूफ बनाया। बस वोटर्स बेवकूफ बनने के लिए होता है, अवाम बेवकूफ बनने के लिए होता है। इमरान खान ने भी ख्वाब दिखा के अली अमीन गंडापुर पेश किया, मुस्लिम लीग नून ने भी नवाज शरीफ दिखा के शहबाज शरीफ बेच दिया। अल्लाह खैर। बिल्कुल जी, मतलब मैं भी ये सोची थी, मतलब अली मोहम्मद खान साहब भी और बहुत सारे ऐसे हम देखने के लॉयलिस्ट मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा के। कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे जिनको वो वज़ीर आला जो है एज अ वज़ीर आला नामज़द कर सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जो एक दिन में पूरी सिचुएशन चेंज हुई है, हमने देखा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जी हम फेडरल हुकूमत का पार्ट नहीं बनेंगे, ना ये मिनिस्ट्रीज़ बनेंगे। और रात हमने देखा कि 9:30 बजे के बाद ये तमाम तो पोलिटिकल पार्टीज़ बैठी हुई थी, ज़रदारी साहब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जी हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे और सवाए पीएमशिप के सब कुछ ही तो मांग लिया। मतलब उन्होंने कहा चेयरमैन सेनेट भी उनका हो और जो स्पीकर कौमी असेंबली भी उनका हो, सदर भी उनका हो, चारों सूबों के गवर्नर्स भी उनके, तो पीछे रह क्या गया? वो पीएमशिप भी मांग लेते। तो आप अभी देखते जाएं, हो सकता है ये सारे ओहदे लेके, पक्के ओहदे लेके कुछ महीनों बाद वो पीएमशिप भी मांग लें। वो कहें आपकी हुकूमत चलने तब देंगे जब हम पीएम हमारा होगा। यू नेवर नो ये चीजें कब बदलती हैं और कितनी जल्दी बदलती हैं, वो तो आपने देख ही लिया। तो जब पीपल्स पार्टी के पास सदारत भी होगी, स्पीकरशिप भी होगी, सेनेट चेयरमैन भी होगा, गवर्नर भी होंगे, उस वक्त वो डे टू डे बेसिस पे वो तो हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे होंगे। तो ब्लैकमेलिंग में किसी दिन कह देंगे कि वज़ीर आज़म हमारा बनाएं, और अगर मुस्लिम लीग नहीं मानेगी तो वो पीटीआई के साथ मिलकर भी अपना वज़ीर आज़म बनवा सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा उनके लिए, वो करें ना करें अलग बात है। लेकिन जब वो तमाम बड़े ओहदे ले लेंगे तो उसके बाद किसी भी दिन वो मुस्लिम लीग नून को कह सकेंगे कि हम आपके साथ नहीं हैं, अगर आप हमारा वज़ीर आज़म नहीं बनाते, तो या फिर वो पीटीआई के साथ मिल जाएंगे। अच्छा, दिस इज़ द रीज़न। कल हमने देखा भी कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, शहबाज शरीफ साहब वो इतने खुश दिखाई नहीं दे रहे थे जितने जरदारी साहब जो है वो खुश दिखाई दे रहे थे। अच्छा असलम भाई, स्पेसिफिकली आप तो कराची की पॉलिटिक्स को जानते भी हैं, इतना ईजी हो कि देखिए एक तरफ उनके इत्तेहादी हैं एमक्यूएम पाकिस्तान वाले, दूसरी तरफ इनके दोबारा से जो रोमांस बढ़ने लगा है इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी को खुश करने के लिए ये एमक्यूएम पाकिस्तान को नाराज़ करेगी, उनका गवर्नर हटा के और पीपल्स पार्टी का गवर्नर ला के ये बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। और कल अफसार आलम साहब ने एक बड़ा अच्छा तबसरा किया था कि बिलावल भुट्टो साहब ने सारी पक्की नौकरियां मांग ली हैं, जो पक्की मुलाजमतों पर पक्की मुलाजमतों पर उन्होंने अप्लाई कर दिया है, और जो कच्ची मुलाजमत हैं वो उन्होंने पीएम को दे दी है।
वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश थी। आप देखें पूरी कैंपेन, अभी आपने कैंपेन का भी जिक्र किया, बिलावल भुट्टो की कैंपेन पीटीआई के खिलाफ तो नहीं थी, वो तो 1 पॉइंट एजेंडा अगर हम देखें तो वो थी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। बिल्कुल जी। तो लेकिन वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। वो पंजाबी में एक मारा ना, ऐं जीते फिर ऐं जी सही। तो वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके तो उन्होंने सदर, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर मांग लिए। एंज नहीं थे, एंज भी नहीं। ये भी कर रही है। अच्छा, नून लीग को नाराज करने की पोजीशन में फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि चूंकि 17 सीटें अगर हम देखें और मखसूस मिला के ये 20 से ज़ायद हो जाएंगी तो वो एक बड़े इत्तेहादी को मनाने के लिए एक दूसरे बड़े इत्तेहादी को नाराज करना ये मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए कल वो परेशानी जो है वो आया थी। और लेकिन आपने एक बात की कि इसके अलावा ऑप्शन क्या था इनके पास। बिलावल साहब ने भी कल किया कि फिर हम दोबारा इंतखाबात में जाएं। हाँ, ये री इलेक्शन के, चूंकि देखें कुछ जमातें तो री इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। अगर हम जीडीए की बात करें, जमात इस्लामी की बात करें, तो उन्होंने तो उसको टोटली मुस्तरद कर दिया इलेक्शन को, और कल मुतालबा भी कर दिया कि री इलेक्शन कराएं। एहतजाज भी हो रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में इन्होंने जो अपीलें भी दायर की थी 50 से ज्यादा, जो कि अच्छा, मैं वो जैसे भी अफसार साहब भी बात कर रहे थे ना कि मतलब वोटर को तो आपने पागल बनाया हुआ, तो जो अवाम का मैंडेट है, मतलब जिसने नून लीग के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हीं के साथ जाके बैठ जाती है और एक नहीं पता नहीं कितनी स्ट्रॉन्ग सीटें वो मांग लेती। तो अवाम के मैंडेट की तो धज्जियां उड़ी हुई हैं, ये बंदरबार जा रही है आराम से। ये है वो बात हुई थी, लिविंग माय बेस्ट लाइफ वाली चीज हो रही है पीपल्स पार्टी के लिए। वो सीक्वल होते थे फिल्मों में ना, पार्ट 1 पार्ट 2। अच्छा, ये पहले ही बात की जा रही थी हाँ PDM 2 आएगी, तो हमें नहीं था कि एक फ्लॉप फिल्म के बाद दूसरी फ्लॉप फिल्म बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन लग ये रहा है कि अब वो दोबारा आएगा। लेकिन तो देखिए दुआ की जानी चाहिए। एक कि आज स्टॉक मार्केट में आपने बात की तो मैं देख रहा था कि कुछ मुस्बत आगाज हुआ है। हम दुआ कर सकते हैं, दुआ की जानी चाहिए कि इस मुल्क में जो मईशत की सूरत हाल है, महंगाई ने जिस तरह एक आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा किया है, वो कुछ कम हो जाए। सिंध की अगर हम बात करें, वहां पे सिंध में देखें इस वक्त तो पीपल्स पार्टी बहुत आराम से चौथी बार हुकूमत बनाने जा रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। KPK का इंतखाब वो सबने देख लिया कि किस तरह का इंतखाब हुआ है। लेकिन यहाँ पर वफाक में भी जिस तरह की सूरत हाल हुई है कि जो मैंडेट एक जमात को, हम ये बात करते रहे वहाँ पर, ये इस पे मुख्तलिफ जगहों पर कि जो एक सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ अगर बात करें तो कम से कम, जैसे कल फैसल सब्जवारी ने कहा कि बात इतनी करें कि कल आप दोबारा हमारे साथ बैठ सकें। ये हमेशा एक होता है कि ये न जाने क्यों ये समझ में नहीं आता कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि देयर इज नो परमानेंट एनिमी इन पॉलिटिक्स, तो पता नहीं इन सियासतदानों को समझ क्यों नहीं आती। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली देख रही थी कि देखिए जी, जितने भी 9 मई के लोग थे जो कसूर जिनका था, उनमें उनको तो सजाएं मिल गई हैं, लेकिन एक और बड़ा कैरेक्टर वही अली अमीन गंडापुर साहब का, वो जब हम सामने देखते हैं तो यहाँ पे भी लोग जरा अफसार साहब कंफ्यूज हो गए हैं कि ये क्या सिचुएशन है भाई। अफसार साहब, आप हमारे साथ हैं? जी, मैं सॉरी, क्या आपने आवाज नहीं आई? क्या कहा? अफसार साहब, एक तरफ तो हम देख रहे थे कि जी जो 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन हुआ, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडरान हैं उन्होंने सियासत छोड़ दी, बहुत को तो इलेक्शन लड़ने का मौका भी नहीं दिया गया। और ऐसे टाइम में हम देखते हैं कि एक और बड़ा नाम जो इसमें आता था 9 मई में, उसको नवाजा गया इमरान खान की जानिब से। ये स्पेसिफिकली एक तो 9 मई की मैं बात करूँ, मैं अली अमीन गंडापुर के वाले से बात करूँ, और उनको फिर जाके CM लाना, खैबर पख्तूनख्वा का नामजद करना, ये कितना बड़ा मैसेज है और आपको कितना रॉन्ग मैसेज भी लग रहा है बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए, ये मैसेज तो रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो बोया वही काट रही है। और ये अली अमीन गंडापुर, इस तरह के बहुत सारे लोग कुछ अर्सा पहले जो पाकिस्तान की सियासत में बड़े नाम बन गए, इनसे जो सोचने समझने वाले लोग थे उनको तो कोई उम्मीद ना पहले थी ना अब है। सिर्फ उम्मीद ये थी कि इमरान खान साहब जेल में रह के शायद थोड़ा बहुत उनमें ठहराव आ गया उनकी तबीयत में, और वो समझें कि पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है कि अफवाह तफहीम से आगे की तरफ चला जाए। वो तो कह रहे मैंने PP से बात करनी, बाकी से भी बात नहीं करनी। वही ना, यही तो उन्होंने मैसेज क्लियर दे दिया कि मैंने लड़ना है। हाँ। मैंने स्कूल को आगे नहीं जाने देना। मैं हुकूमत में रहूं, मैं अपोजिशन में रहूं, मैं कम वोट लूं, मैं ज्यादा वोट लूं, मैंने एक ही काम करना है, झगड़ा। अगर झगड़ा ही करना है, झगड़ा से मुझे तैमूर झगड़ा, मुझे भी वो याद आ गया, मैंने कहा उनको ही बना सकते थे तैमूर झगड़ा। वो हार गए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जो फेस था KP का, उसको बल्कि PTI का भी फेस था वो तैमूर झगड़ा, वो शख्स थी काबिल कबूल नहीं, आतिफ खान,
जो थोड़ी सेन वॉइस थी वो भी काबिल कबूल नहीं। एक सबसे फाउल माउथ जो शख्स जो झगड़ालू लड़ाका, देखिए सियासत क्या चीज है? सियासत है कि आप एक पुरअमन तरीके से अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने जो मकासद हैं उनको हासिल कर सबको साथ लेके आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। अब अली अमीन गंडापुर जैसा शख्स आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी पे काम करेगा तो ये तो एक एग्जैक्टली क्योंकि अब साहब देखिए अली अमीन गंडापुर ने चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, उनके हवाले से बहुत ही नाजेबा बातें जो कि मैं टेलीविजन स्क्रीन पे कह भी नहीं सकती। देन अगेन मरीम नवाज पे के बारे में भी ऐसी, मेरे पास वो क्लिप हैं पर मैं वो चलवाना नहीं चाहती क्योंकि मुझे वो जेब नहीं देता कि मैं वो अल्फाज सुनूं एक औरत के खिलाफ जो कि उन्होंने अपने जलसे में इस्तेमाल की हैं। और सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि उनका लीडर बानी तहरीक इंसाफ वहाँ पर बैठे हुए थे और जब वो कह रहे थे कि मैं मरीम नवाज के मुँह पे घूंसे और ऐसी जितनी भी ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, ही वॉज सिटिंग देयर, उनके जलसे में तालियां भी बज रही थी। इससे बड़ी आयरनी और क्या हो सकती है? आयरनी भी है और इसमें एक जो जहर है, जो नफरत है, जो इस माशरे के नौजवान जहन में घोला गया पिछले कई सालों की मेहनत से, और जिन्होंने ट्रेनिंग की है इन लोगों की, जहर बोलने वालों की, वो ट्रेनिंग अब नजर आ रही है। किस तरह के लोगों को प्रमोट किया गया, किस तरह के लोगों को प्रोटेक्ट किया गया, किस तरह के लोगों के जरिए एक बयानिया बनाया गया कि ये तब्दीली लेके आएंगे, ये नौजवान नस्ल के नुमाइंदे हैं, ये यूथ है। तो आप पाकिस्तान की यूथ या खैबर पख्तूनख्वा की यूथ का नुमाइंदा जो है सबसे बेहतरीन वो अली अमीन गंडापुर निकला है। तो मैं फातेह पढ़ सकता हूँ इस मुल्क के मुस्तकबिल तो और इस मुल्क कल से सदमा ही लग गया कसम से। एग्जैक्टली खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के लिए सदमा ही लग गया कि भाई वो ये तो कभी डिजर्व नहीं करते थे। अच्छा मुझे बताइए कितना खैबर पख्तूनख्वा के अवाम डिजर्व करते या नहीं करते, ये तो फैसला तो उन्हीं का है ना, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का फैसला है ना। अगर उन्होंने तीसरी बार उस सियासी जमात को वोट दिए हैं जिनका ये नुमाइंदे हैं, आप पहले जो दो अदवार रहे हैं उसमें कौन सी वहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? इस दफा शायद शहद की नहरें बहना शुरू हो जाए। अच्छा सर कितना जरूरी है इस वक्त ये तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज देखें, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों ना हो, ये उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स क्यों ना हो, ये मिसाके मईशत जो है ना इस हवाले से ज़रूर बात करें कि हम ऐसा कोई स्टेप ना लें कि जिससे हमारे मुल्क की मईशत को जो फ़र्क पड़े। जैसे हमने IMF की डील के वक्त भी आपको याद है किस तरीके से उनका तो वज़ीर ख़जाना उनकी जो है वो कॉल्स पकड़ी गई कि किस तरीके से वो कहते हैं कि IMF को ख़त लिखो, और हर सूबा भी उनका जो अपना किरदार अदा कर रहा था। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि मिसाके मईशत के वाले से बात की जाए? देखिए आपने ख़त का याद अच्छा करवाया। तैमूर झगड़ा की हम बात कर रहे थे कि वो बेहतर फेस है, वो ये उनकी हरकत थी। झगड़ा जैसा शख्स खत लिख के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, IMF को, ये कह सकता है कि पाकिस्तान को आप पैसे ना दें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जाए, तो सोचें कि अली अमीन गंडापुर जिसके बारे में कोई बंदा भी को मुस्बत बात नहीं कर रहा, वो जब वजीर आला होगा सुबह खैबर पख्तूनख्वा का, तो फिर वफाक के साथ कैसा ताल्लुक बनेगा? वफाक के साथ अब देखें पंजाब सूबे के साथ उनके कैसे ताल्लुकात होंगे, वहाँ पे जो आप देखें मरीम नवाज होंगी वजीर आला और दूसरी तरफ वो वजीर आला होंगे। अच्छा मुझे असलम भाई मुझे बताएं, सिंध में तो मैं समझ में आ रहा है ऑफ कोर्स जो वजीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होने जा रहा है, बलूचिस्तान में आप किसको एक्सपेक्ट करें? क्योंकि बात ये भी हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है वहाँ पे भी उनका वजीर आला काम हो रहा है, कल वजीर आला कोई कहीं छोड़ेंगे भी दो सूबे वो सिवाय उन्होंने CM शिप पंजाब की और PM शिप के अलावा सब चीजें तो मांग ली और कोशिश कर रहे हैं। देखें अब ये लगता यही है कि जो एक बड़ी डील होगी वफाक में सब नून लीग को सपोर्ट करने के, उसमें ये भी मुतालबा होगा कि बाकी ये जो पॉलिटिकल पार्टी से बैठ के पॉपकॉर्न खाएंगी। लग तो यही रहा है। देखें कोशिश उनकी यही है और असल में पूरी तवक्को जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद और जो कैंपेन चलाई गई थी वो ये चलाई गई थी कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म है। कल फिर उन्होंने एतराफ़ किया कि वो मैंडेट हमें नहीं मिला, इसलिए हम उससे उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उन्होंने ओहदे सारे अहम मांग लिए। बड़ी ज़बरदस्त कल बात वो अफसार साहब की मैं सुन रहा था, तो मैंने कहा कि सारी पक्की सीटें अब देखें। और ये बात कल की अफसार साहब ने कि ये नून लीग भी कर सकती थी 8 फरवरी के बाद उसने, लेकिन उसने वो वक्त ज़ाया किया। अब ये काम बिलावल ने कर दिया। अब ज़ाहिर कोई बार्गेनिंग की पोजीशन में नहीं है अब, लेकिन उस वक्त उसमें उन्होंने कह दिया कि सिंध में तो वो बहुत कंफर्टेबल है। अब ये देखिए कि हर इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में ज़्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि कराची में कितना काम हुआ है, सिंध में कितना काम हुआ, उसके बावजूद आप देखें क्या 2008 में 90 थी, 13 में 94 थी, 2018 में 99 सीटें। अब जो सीटें बन रही हैं वो कोई 109 के करीब बन रही हैं मखसूस नशिस्तें मिला करके, तो ये तो 2 तिहाई से भी करीब पहुंचे हैं। अच्छा खुद इनकी सीटें भी बढ़ी, लेकिन वो मुसलसल MKM पाकिस्तान को जो है ना वो मुसलसल उनको टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे बताएं साथ में आके कैसे बैठेंगे? क्योंकि कल मैं देख रही थी खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो जरदारी साहब के साथ बैठे हुए थे, दूसरी जानिब भी इनको दहशतगर्द भी कह रहे हैं कि जी दहशतगर्द जमात को जो है वो कराची का हैरत का इज़हार कर रहे हैं कि ये 15 सीटें कैसे मिल गई हैं और इसको देखना भी चाहिए इस तरह का मामला।
अब सदर का जब उम्मीदवार होंगे जरदारी साहब वोट मांगने के लिए फिर जाएंगे उनके पास, तो वो वही बात जो है ना कि इतनी इंतहा पर चले जाते हैं कि वापस आना फिर बड़ा, लेकिन वापस आ रहे, वापस आना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होता। ये मेरे ख्याल में हम ये अगर कहें कि वापस आना मुश्किल होगा, मेरे ख्याल में वापस आना ज्यादा आसान होता है। आप देखें कि वो जो अब मैंने कल देखा, वो अब नहीं कहना चाहिए इस तरह के, जो वो बिलावल साहब ने जिस तरह का वो मनाजरे की भी दावत दें, शेर के खिलाफ जिस तरह बातें की, पतली हालत होगी है मियां बिल्ली बना दूंगा, बिल्ली कैसी वैसे तो वो लेकिन नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम नहीं कर रहे थे। अब बिलावल साहब देखें, लेकिन वो जो जारियाना इस जो था ना, मैं कहूंगा कि एग्रेसिव कैंपेन ने फायदा पहुंचाया पीपल्स पार्टी, वो उनको पता चल गया था ना कि वो बानी पीटीआई वो भी ऐसे करते थे, वो देखिए उसका फायदा तो बिलावल भुट्टो ने उठाया। अगर वो और कैंपेन भी देखे बिलावल भुट्टो ने चलाई है, मेंटालिटी ऑफ आवर पीपल कि हम लोग क्या चीजें सुनना चाह रहे हैं, ऐसे ही। लेकिन उसके बाद फिर जो आप बात करिए मैंडेट की धज्जियां, वो भी अगर आप पहले ही एक शाइस्तगी के साथ मामलात रखें तो शायद एक दूसरे से मुझे बता दें जल्दी से जेआई का मुस्तकबिल क्या है? जेआई का देखिए कोई इस वक्त कोई आगे नहीं नजर आ रहा। कमाल साहब ने तो उस दिन देखिए अपने जलसे में भी कह दिया कि जो जमात इस्लामी की तो बिल्कुल हिस्से में ये लिखा हुआ है कि वो हर जुमे के बाद एहतजाज करें। वो अभी 16 फरवरी को एहतजाज कर रही है, लेकिन ये है कि वोट पड़ा कराची में, बल्दियाती इंतखाबात के मुकाबले में वोट उसने ज्यादा लिए। चलिए वक्त मुख्तसर है, थैंक यू सो मच जी। असलम हमारे साथ मौजूद थे, अबसार साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और तमाम से पॉलिटिकल पार्टीज ने कल रात 9 बजे बैठ के लोगों को मैसेज दे दिया कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अब जरा मुल्क की सियासी सूरत हाल के बाद हम स्टॉक एक्सचेंज पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 3 दिन की मुसलसल मंदी में स्टॉक मार्केट 4500 पॉइंट्स नीचे आ गई। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम से। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, आज कुछ बेहतरी की उम्मीद आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि पिछले 3 दिनों से तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी मंदी है भी मार्केट में। मदिया, गुज़िश्ता 3 रोज़ में इलेक्शन के फौरी बाद जो 3 रोज़ हमने देखे वो मार्केट के लिए बहुत ख़राब थे। मार्केट बिल्कुल लेट गई थी, लेकिन अब मार्केट में जो है वो करंट वापस आया है। सरमायाकारों के चेहरे थोड़े बहुत जो है वो खिल उठे हैं। आज मार्केट में सुबह ही से तेज़ी है मदिया, 660 पॉइंट की तेज़ी के साथ मार्केट में कारोबार का आगाज़ हुआ था। इस वक्त मार्केट में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, 62,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई है। और सरमायाकारों की जो जान निकल गई थी, कह सकते हैं कि वो उनकी जान में जान आई है। असल में कल एक अहम पेशरफ्त हुई सियासी फ्रंट पर। हमने देखा कि सियासी क़ुव्वतें मिलकर बैठी और उन्होंने ये फैसला किया कि एक मखलूत और गवर्नमेंट जो है फॉर्म की जाए और एक दूसरे के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान को मुश्किल माशी हालात से निकाला जाए। ये खबर मार्केट के लिए बड़ी पॉजिटिव थी। अब जब हुकूमत का चेहरा बनता हुआ नजर आया है तो सरमायाकार भी स्टॉक मार्केट में वापस आए हैं। जो सर्कुलर डेट और क्या कहते हैं सियासी बेयकीनी ने मार्केट को बिल्कुल बेजान कर दिया था, मार्केट का भुरकस निकाल दिया था, अब वो हम देख रहे हैं कि सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हुई है। जैसे ही सियासी बेयकीनी कम हुई है, इलेक्शन हो गए हैं, रिजल्ट अब फाइल सब कंपाइल हो गए हैं और नज़र आ रहा है कि एक मखलूत हुकूमत बनेगी जो आगे लेकर जो है मामलात को चलेगी, जिसके पीछे SIFC का जो है प्लेटफॉर्म भी मौजूद होगा। तो ये सब चीज़ें जब मटेरियलाइज होंगी तो कह सकते हैं कि मार्केट में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है बेहतरी आती जाएगी। अभी भी मार्केट जो है, हमारे चीफ कैमरामैन है कामरानुद्दीन, आपको दिखाएंगे बोर्ड। देखिए मदिया, 1118 पॉइंट्स का जो है इजाफा हो चुका है, 62,345 पॉइंट्स पर जो है 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। एक बड़ी अच्छी तेज़ी है, ये काबिल ज़िक्र तेज़ी कहलाती है 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की। अभी सुबह ही, जबकि अभी काफ़ी देर कारोबार बाकी है, 3:30 बजे तक मार्केट रहेगी, तो इसके साथ साथ ये मज़ीद आगे चल सकती है जैसे जैसे अच्छी खबरें आएंगी। करेंसी मार्केट में भी आज जो है वो हमारा रुपया थोड़ा सा तगड़ा हुआ है, 9 पैसे इसकी कदर में इजाफा हुआ है और डॉलर जो है 289 रुपए और 25 पैसे जब बात कहते हैं कि हमारा रुपया थोड़ा तगड़ा हुआ और बताते कि डॉलर की कदर में 9 पैसे 6 पैसे कमी हुई है, खुद फनी बात नहीं लग रही थी कि हम आए रोज ये कह रहे थे 9 पैसे रुपया हमारा मुस्ताकुम हुआ है, 9 पैसे डॉलर में जो कमी वापस हुई, 16 पैसे, आप इसको तगड़ा होना कहते हैं? मदिया, असल में पाकिस्तानी रुपए के साथ ये होता था कि एक दिन में इसकी कदर कभी 4 रुपये गिरती थी, कभी 5 रुपये गिरती थी। 300 रुपये से ऊपर ट्रेड करके 330 रुपये तक जा पहुंचा था। जब आपकी करेंसी आपकी रुपए के मुकाबले में डॉलर इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता, एक जगह ठहरा रहता है और आपकी करेंसी किसी एक जगह एक लेवल पर आकर अपनी शो कर देती है कि वो मुस्तहकम है, तो ये एक अच्छा साइन कहलाता है कि बढ़ नहीं रहा कम अज़ कम।
नीचे गिरा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के ऊपर बहुत बैरूनी कर्ज़ों का दबाव है, पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियाँ करनी है, पाकिस्तान बहुत बड़ी मकदार में जो है वो इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट कंट्री है, तो इसकी वजह से हमारे पर दबाव हमारे रुपए के ऊपर रहता है। लेकिन अगर ये इस सूरत हाल में भी अगर रुपया मुस्तहकम रहता है तो ये इंपोर्टर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छी चीज़ होती है कि एक जगह ठहरा हुआ है रुपया हमारा, और वो इस तरह जो है ना अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, तो इसलिए ये इसको काबिल ज़िक्र कहा जाता है। और ये एक अच्छी बात अभी ज़रा हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो निगरान हुकूमत थी उसने भी एक रिकॉर्ड कायम किया है कर्जे लेने का, वो कर्जे लौटाने भी हैं, और यकीनन ये जो कर्जे लौटाने हैं, जो IMF की तरफ जाना है, जो आते साथ फौरी बजट बनाना है, ये हमारी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगी। बहुत शुक्रिया जी। रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद थे और हम बात करते थे स्टॉक मार्केट की, जो कि आज कदरे बेहतर जो है वो परफॉर्म कर रही है, और आज जो इंडेक्स भी सामने आ रहे हैं वो काफ़ी हौसला अफजा हैं। ज़रा मैं आपका मूड चेंज करती हूँ क्योंकि बड़ी पॉलिटिक्स के वाले से बात होगी। ये मौसम ऐसा है, अगर मैं फरवरी के वाले से बात करूँ तो मेरी लाहौर में जो यादें वाबस्ता हैं वो है बसंत के मौसम से, क्योंकि बसंत का इवेंट एक ऐसा था जिसको लिटरली हम शादियों के त्यौहार की तरह मनाते थे। लाहौर के अगर आप किसी भी घर में चले जाएं जो कि पुराने आज से 30 साल पहले बने हुए घर हैं, तो उन घरों में एक सबसे ऊपर वाली मंजिल पे सिर्फ एक कमरा तो होता ही पतंगों के लिए था, और उस कमरे से ऊपर होती थी पेचेबाजी। तो ये थी बसंत, लाहौरियों का इतना बड़ा इवेंट था, दुनिया भर से लोग आते थे बसंत में। खैर मैं तो बसंत की याद में चली गई, लेकिन लाहौर में बसंत की बाहर आते ही हर किसी के जहनों में एक गाना भी आता था, और वो था दिल हुआ बो काटा। और मैं आज भी जब ये गाना सुनती हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो तमाम तर मनाजिर आ जाते हैं कि जब घर में तमाम तर रिश्तेदार आते इकट्ठे होते थे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आके लाहौर में बसंत मनाने के लिए आते थे। तो इस गाने की ना बड़ी एफिलिएशन है, और अब तो पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है जनाब। हमने देखा कि MQ पाकिस्तान के भी जलसे में अब दिल हुआ बो काटा काफ़ी ऊंची आवाज़ में लगाया जा रहा था। और जब हम दिल हुआ बो काटा के हवाले से बात करते हैं तो फरिया परवेज़ एक ऐसी सिंगर, एक मीठी आवाज़ वाली सिंगर जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ही खूबसूरत गाने दिए हैं। अच्छा, इस गाने के बारे तो आपको पता ही है कि हमारी ना बसंत का इवेंट कंप्लीट था, ना हमारी शादियों का इवेंट कंप्लीट था। ये इतना ज़बरदस्त, स्पेसिफिकली माइयों के त्यौहार की वाली बात करूँ तो बिल्कुल इनकम्प्लीट था इस गाने के अलावा। इस गाने के बगैर फरिया परवेज़ के और बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुए, जिसमें बालमा, चिटा कुकर और टप्पो के अलावा बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिन्हें हम अपने हर इवेंट पे जब तक प्ले ना करें हमारा इवेंट मुकम्मल नहीं होता। मैं बात करी फरिया परवेज़ की, जिन्होंने अपने YouTube चैनल से लॉन्च किया है अब एक बेहतरीन गाना जिसका नाम है ले जा। इसके पीछे उनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि इस गाने में फरिया बड़े मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आई हैं। आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि फरिया परवेज़ जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरिया जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद। आप हमें ये बताएं कि आपने हमें इतना वक्त क्यों दिया आपको मुबारकबाद देने के लिए। मैं ये समझती हूँ मदीहा कि जब आपकी रूह में जो चीज़ होती है ना, म्यूजिक मेरी रूह का पार्ट है। मुझे अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज़ दे के दुनिया में भेजा है, मैं नहीं समझती कि मैं कभी भी उससे दूर हुई हूँ। मगर ऑफ कोर्स जिंदगी के उतार चढ़ाव, फिर उसके बाद आई स्टार्टेड माय बिजनेस ब्यूटी सैलून का, और यू नो इट्स अ टास्क। एक इतना बड़ा कारोबार और सैलून का कारोबार चलाना ये बहुत बड़ा काम है। और लकीली आई हैव अ नीस माशाल्लाह, सो शी इज लुकिंग आफ्टर माय मेकअप सेक्शन एंड एवरीथिंग। अच्छा फरीज, इस गाने की आइडियोलॉजी के हवाले से बताइएगा। आपने इसमें अपना रंग भी थोड़ा तब्दील किया है, तो उसके पीछे क्या आइडियोलॉजी थी? It's again the same thing. मैंने कभी उस तरह से सोचा नहीं था, क्योंकि एक्टिंग मैंने पहले बहुत शुरू में बहुत की है, मगर मेरा इंटरेस्ट क्योंकि मदीहा मोस्टली म्यूजिक में रहा है, इसलिए जब समी ने मुझे ये कहा कि मुझे ये लुक इस तरह की चाहिए आपकी, और मैंने कहा कि यार पता नहीं, अच्छा आई डोंट नो व्हाई शुड आई, मैं तो एक सिंगर हूँ, मुझे सिर्फ एज ए सिंगर शूट करो। मगर उसने कहा कि नहीं, मुझे अच्छा लगेगा कि आप को थोड़ा सा एक मैं ये लुक देना चाहता हूँ, तो आप प्लीज इसके लिए मेरे साथ कोऑपरेट करें। मैंने कहा ठीक है। तो उसमें फिर डस्की सी लुक है, और वो लकीली माशाल्लाह शुक्र है अच्छी भी लगी, और बहुत ही दूर हम जाके एक गांव में हमें बहुत खुला एक एरिया चाहिए था, तो वो वहां जाके हमने शूट किया। सो इट वाज ऑल बेसिकली इट वाज समीज आइडिया। अच्छा फरीद जी, अगर हम इस गाने के मैसेज के हवाले से बात करें तो इसके अंदर एक मैसेज भी है कि अगर आपका शौहर आपके पास ना हो तो लड़की के ससुराल में उसको कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ इमेजिनेशन ही है या फिर इसके पीछे कोई कहानी है? मदीहा कहानी तो बहुत मेजर है। इमेजिनेशन तो थी, जाहिर है कुछ ना कुछ तो सोचना होता है वीडियो के लिए, अगर आपको स्टोरी डेवलप करनी है। क्योंकि
समी में माशाल्लाह एक बहुत ही एक डायरेक्टर भी है, तो वो एक उस एंगल से भी वो चीज़ें देख रहे थे। बट द इशू इज़ कि वो वाकई वायलेशन के लिहाज से अगर हम देखें कि क्योंकि हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा है और जहालत माशाल्लाह क्योंकि अल्लाह माफ़ करे बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से बहुत केसेस में ऐसा होता है कि औरतों को वाकई इस तरह से मार पड़ती है। और अब तो खैर शुक्र है कानून के तौर पे अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें अब बेहतर होती जा रही हैं, मगर मदिहा वक्त के साथ साथ और लाइफ के एक तजर्बात और जब टाइम फेजेस आपकी लाइफ में आते हैं तो अब मैं बहुत सारी चीज़ों को दोनों तरीके से देखती हूँ। कई जगहों पे ससुराल और कई जगहों पे आपके फैमिली, आपके हस्बैंड की फैमिली मुश्किल होती है, कई जगहों पे ख़वातीन भी बड़ी इम्पेशेंट हो गई हैं। तो उसको मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि सिर्फ इसको इसी तरह से ना लिया जाए, क्योंकि अब इतनी भी बेचारगी मेरा ख्याल नहीं रह गई है। दुनिया के सबके हाथों में तो कैमरा आ गया है मदिहा। जी, सिंस लोग आपको देखना चाहते हैं और आपने जो गाना है ये अपने यूट्यूब चैनल पर ही पोस्ट किया है, अपने यूट्यूब चैनल के वाले से बात भी हमें ज़रा बताएं कि लोग जो आपके फैंस हैं वो आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटी आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू देख सकेंगे या फिर म्यूज़िक ही देखेंगे इसमें? नहीं मदिहा, मैं थोड़ी सी प्राइवेट टाइप पर्सन हूँ। मेरा ये ख्याल है कि इतनी ज़्यादा कैंडिड भी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमें पब्लिक जो है, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, वो हमें फैंटेसाइज करते हैं, वो हमें हमेशा अच्छा ही देखना चाहते हैं। मगर मैं थोड़ी सी प्राइवेट हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपनी अंदरूनी ज़िंदगी के अंदर जाने का, आप अभी खुद ही देख लें, मुझे मदिहा इतना दुख होता है कि वो जो YouTube के ऊपर बातें हम कर रहे हैं, अच्छी बातें हो रही हैं प्यारी, और अचानक से एक लाइन आती है, एक लिखी हुई लाइन आती है कि देखिए इनके साथ क्या हो गया, आइए देखते हैं। ये आप अपना चैनल कुछ दिन के लिए तो आप चमका लेंगे, YouTube जो है, YouTube को तो आपको रोजाना कुछ ना कुछ देना है। इट्स लाइक अ मॉन्स्टर, आप हर रोज कुछ ना कुछ उसको देंगे तो वो आपको पे करेगा। इट कांट बी कि मैंने एक लाइन बनाई और बस मैं हिट हो गई। बिल्कुल सही बात की आपने, थैंक यू सो मच जी। फरिया परवेज़ साहिबा, हमारे बड़े एजाज़ की बात थी कि आपसे हमारी बात हुई। ऑफ कोर्स फरिया परवेज़ साहिबा की इतनी खूबसूरत आवाज़ है और हमारी भी इतनी बचपन की यादें उनसे वाबस्ता हैं, उनके इतने खूबसूरत गानों से, उनके खूबसूरत गीत से। इसलिए जब उनकी तरफ से कोई भी गाना होता है तो हमने सोचा कि उसको हमें सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज हमेशा कोई ना कोई मैसेज उनकी तरफ से ज़रूर होता है। अब मैं अपने शो में आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ साद मुनव्वर से, जो कि कोहपैमा है, और नौजवान पाकिस्तानी कोहपैमा साद मुनव्वर ने अपने एक और साथी कोहपैमा अब्दुल जोशी के साथ मिलकर एशिया से बाहर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर कर ली है। और एक बार अगर आपको शौक हो जाए, आपके दिल में मोहब्बत आ जाए पहाड़ों की, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत पहाड़ों की मोहब्बत आपके दिल से नहीं निकाल सकती। मैं अली सतपारा को भी याद करती हूँ, जिनकी अगर देखा जाए तो अभी बरसी भी गुजरी है, क्योंकि उन्होंने 3 फरवरी को उन्होंने अपना एक सफ़र शुरू किया था अपने 2 गैर मुल्की कोहपैमा दोस्तों के साथ, और उनका यही था कि वो जब ये चोटी सर करेंगे K2 की, उसके बाद वो इसको जो है ट्रिब्यूट पेश करेंगे कश्मीरी अवाम के लिए। और क्योंकि आपने देखा कि आपको मालूम ही है कि 5 फरवरी को सॉलिडारिटी डे होता है, तो वो उसको मंसूब करना चाहते थे, डेडिकेट करना चाहते थे कश्मीरी अवाम के लिए। बट दिस कुड नेवर हैपन, ऐसा हुआ नहीं है। सो उनको मालूम था कि रास्ते दुश्वार गुजार है, लेकिन उसके बावजूद उनका भी शौक़, उनका भी इश्क जुनून पर, उनके बेटे, उनकी जब उस वक्त तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन उनका भी शौक़, उनका भी जुनून। और ऐसे बहुत सारे कोहपैमा हैं जिनको पता होता है कि रास्ते में क्या कुछ दुश्वारी आएगी, लेकिन जनाब शौक़ का कोई मोल नहीं, और ये ऐसा इश्क है जिसका भूत सर से उतरता नहीं है। और ये तो हमें हमारे नौजवान कोहपैमा साद मुनव्वर ही बताएंगे कि जो उनका ये इश्क है, ये उनको इश्क कब हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी साद, अ वेरी वार्म वेलकम टू माई शो। सबसे पहले मुझे बताएं, पहाड़ों से इश्क आपको कब हुआ? वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। पहाड़ों से इश्क आई वुड से स्टेप बाय स्टेप हुआ, उसमें ज़्यादा होता रहा, अभी भी उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। सो फॉर द लास्ट 10 years 11 years आई हैव बीन ट्रैकिंग एंड क्लाइंबिंग, और अब मैं गाइड भी हूँ कुछ सालों से, तो बस वो बढ़ता जाता है। उसके अंदर बहुत सारे एंगल्स ऐड हो जाते हैं, खुद क्लाइंब करने का एंगल भी है, दूसरों को लेके जाने का भी है, उनकी खुशी में अपनी खुशी तलाश करने का भी है। इंस्पायर आपको किसने किया?
I would say mountains themselves and also the जो सीखने का अमल है, बिकॉज पहाड़ बहुत अच्छे उस्ताद हैं. सो जो सीखने का अमल है और पहाड़ों के साथ जो रिश्ता है, बिकॉज वी फील दैट दे आर अलाइव एंड दे हैव अ पर्सनैलिटी. उनकी फीलिंग्स हैं, उनके जब आप मेहनत करते हैं तो उसका रिटर्न भी मिलता है, जब आप एरोगेंट होते हैं उसका भी रिटर्न आपको पहाड़ों में मिलता है. सो इंस्पायर आई वुड से लोगों ने भी किया डेफिनेटली, लेकिन पहाड़ों ने इटसेल्फ बहुत इंस्पायर किया. सही. अच्छा, साथ एक बहुत प्यारी बात जो आपके वाले से, आप जिस भी चोटी को सर करते हैं वहाँ पर जाकर आप आज़ान भी देते हैं, इसके बारे में बताइए. जी बिल्कुल. बहुत सालों पहले जब मैंने सफ़र का आगाज़ किया तो मेरे वालिद साहब ने एक मुझे नसीहत की थी. वो ये थी कि आप जहाँ पर भी जाओ, नमाज की पाबंदी कर सको या ना कर सको, तो आप वहाँ पे 2 नफल ज़रूर पढ़ लो, ताकि वो जो ज़मीन का टुकड़ा है वो क़यामत के रोज़ आपकी बंदगी की गवाही दे. तो जब मैंने फिर पहाड़ सर करना शुरू किए तो आई टुक इट टू, मतलब उसी को मैंने इसमें कन्वर्ट किया कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि जब किसी बुलंदी को छूऊं, क्योंकि जो समिट करने का, किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का मौका होता है, कई दफ़ा लोग उसको एज अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, एज अ मोमेंट ऑफ अगेन अपनी बड़ाई समझते हैं कि यार मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने इसको समिट कर लिया. लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक मोमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी होता है कि अल्लाह ताला ने आपको वहाँ पहुँचा दिया और आप वहाँ जाके जब अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं तो दरहकीकत आप इस बात को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि और इतने दुश्वार गुजार रास्ते जब आप यहाँ से होते हुए ऊपर पहुँच जाते, जब आप चोटी सर कर लेते, बहुत बड़ी बात होती है. आई एम श्योर साथ आपके साथ भी कोई ना कोई खौफनाक वाक़या ज़रूर पेश आया होगा, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा होगा कि भाई अब तो गए, बिकॉज जो चोटियाँ आपने सर की हैं ये कोई आसान चोटियाँ नहीं हैं. जी, सारा टाइम ये सिलेक्शन होता है. माउंटेनियरिंग इज अ स्पोर्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ. जैसे आपने अली भाई का भी जिक्र किया, ऐसे बहुत से और भी हमारे दोस्त को पेमा बड़े सीनियर्स जो हैं वो इन रास्तों में किसी की जान गई है, किसी का कोई हादसा पेश आया है, तो कदम कदम पे इसमें दुश्वारियां हैं. बिकॉज वो जो एरिया है, जिस जगह पे आप, जिस हाइट पे आप होते हैं, वो हाइट आपकी जिंदा रहने के लिए नहीं है. यानी वो इंसान के फंक्शन करने के लिए, इंसान के पनपने के लिए, इंसान के वहाँ पर रहने के लिए नहीं है. तो कदम कदम पे दुश्वारियां हैं इस फील्ड में. बिल्कुल 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 सही बात करें. अच्छा, साथ ये जो आपका नया प्रोजेक्ट है एप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी थ्रू एडवेंचर, इस हवाले से हमें बताइएगा. जी, मेरा ये प्रोजेक्ट, बिकॉज कुछ आपके शौक होते हैं और कुछ आपका हुनर होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा बिलीव है, फेथ है डाइवर्सिटी में, और मेरी ज़िंदगी का मुशाहिदा रहा है, तजुर्बा रहा है. यही एक एक्सपीरियंस है कि डाइवर्सिटी में जब आप बिलीव रखते हैं, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे इतनी सारी ज़बानें हैं, इतनी तरह के लोग हैं, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस नहीं है. तो एडवेंचर ही वो है जो मैं कर सकता हूँ. तो एडवेंचर को इस्तेमाल करते हुए, उसको यूटिलाइज करते हुए मेरी ये कोशिश है कि मैं बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक में जाऊँ, वहाँ क्लाइम करूँ, वहाँ के एक्सपीरियंसेस, वहाँ के लोग, वहाँ की ज़बान, वहाँ का कल्चर, उसको अपने एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करूं. और क्योंकि मैं लिखता हूं तो मैं फिर उन एक्सपीरियंसेस को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करूं. उसके बॉटम पे जो बात है वो वननेस इन डाइवर्सिटी वाली है कि तमाम लोग बेशक देखने में मुख्तलिफ हों, बोलते मुख्तलिफ ज़बानें हों, लेकिन दरअसल हम सब लोग एक जैसे ही हैं और एक जैसे ही मोहब्बत और रिस्पेक्ट के पुजारी हैं. बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात. बहुत शुक्रिया जी. साथ मुनव्वर कोपैम हमारे साथ मौजूद थे. ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आइएगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन. आप लोग देख रहे हैं सुबह का समा मदीहा के साथ. और एक चीज़ जो कि हम इलेक्शन की गहमा गहमी में भूल गए वो है PSL. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट PSL. PSL सीज़न 9 जो है ये शुरू होने जा रहा है 17 फरवरी से. इसका मेला सजने जा रहा है. और जहाँ तक बात आती है क्रिकेट की, तो क्रिकेट के शायकीन बड़े शौक से अपने अपने मनपसंद खिलाड़ियों को सराहने स्टेडियम्स का रुख कर लेते हैं और आवाम को मैचेस के लिए एडवांस बुकिंग का भी बेसब्री से इंतज़ार रहता है. लेकिन इस बार PSL 9 की आवाम में जो है ना इतनी एक्साइटमेंट जो है वो दिखाई नहीं दे रही. और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो PSL टीम्स की, तो अगर कोयटा की मैं बात करूं तो कोयटा की तकरीबन कप्तानी टीम की 8 सालों से की है जी सरफराज अहमद ने, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है. तो इस वाले से बात भी करेंगे. और जो एक्साइटमेंट जो हमें नज़र नहीं आ रही, मेरा भी लाहौर जाना हुआ बिकॉज ऑफ कोर्स मेरा वोट भी लाहौर, मैं भी लाहौर में वोट देना था मैंने.
लाहौर को मैं हमेशा से देखती हूँ कि जो पीसीबी के पास को जो सारा एरिया है, जो लिबर्टी का एरिया है, लिबर्टी राउंड अबाउट, उस तमाम तर एरिया को ना बड़ा दुल्हन की तरह सजाया जाता है जब पीएसएल का सीज़न शुरू होना हो। कुछ भी नहीं था। मे बी इलेक्शन। कराची की बात करूँ, मैंने कराची में भी ऐसी कोई डेकोरेशन, कोई खिलाड़ियों की तस्वीर लगी हुई नहीं देखी। चलें, क्योंकि सियासी खिलाड़ियों की तस्वीरें लगी हुई थी तो दूसरे क्रिकेट के खिलाड़ियों की बारी कहानी थी। लेकिन अब भी जब मैं देख रही हूँ कि चलो ठीक है इलेक्शंस भी हो गए हैं और कल रात के बाद तो पता भी चल गया कि भाई किसकी हुकूमत बननी जा रही है, अभी तक कोई चीज़ ऐसे सामने नहीं आ रही और शायकीन इतने इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे। बहुत से शायकीन को तो पता भी नहीं है कि 17 जनवरी को ये पीएसएल का सीजन 9 शुरू होने जा रहा है। क्या सूरत हाल है, तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, अ वेरी गुड मॉर्निंग। इमरान, ये इस बार हमने बड़ा अजीब लोगों का मौसम देखा दिलों का क्रिकेट को लेके, ये क्या हुआ एकदम से? देखिए, ये लोगों की हद तक या आम पाकिस्तानी की हद तक तो अगर हम ये कहें तो ये कहा जा सकता है कि लोग थोड़े से ज़्यादा उस तरफ ध्यान नहीं था, तवज्जो नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तवज्जो क्यों नहीं थी? उनका क्या लेना देना इस काम में इलेक्शन के साथ? देखिए, एक आम शहरी की हैसियत से आपके पास और बहुत से काम होंगे, लेकिन जिनकी ये पेशा वाराना जिम्मेदारी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो इसमें क्यों नाकाम रहा है? देखें, इलेक्शन हो रहा है, उसके साथ साथ जिंदगी के दीगर मामला भी तो चल रहे हैं ना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर सोया रहा और उसको ये होश नहीं आई कि हमने अपने उस ब्रांड को, अपने उस इवेंट को, जो कि माली तौर पर पाकिस्तान के लिए आईसीसी के बाद सबसे ज्यादा पैसे कमाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उससे, और अगर उससे भी उसकी तशहीर के हवाले से, उसके इंतजामात के हवाले से, उसके आगाज के हवाले से लोगों को मुतहर्रिक करना है, जोश और जज्बा पैदा करना है, उनको जरा मुतहर्रिक करना है, उनको जगाए रखना है, अपनी फैन बेस जो है उसको बेहतर बनाना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर कुछ नहीं किया तो लोगों से तो गिला ही नहीं बनता, क्योंकि जिनका काम था वो नहीं कर पाए, लोगों ने किस तरह से साथ उसके जुड़ना है। तो ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा इमरान, इसमें कहीं बड़ा पार्ट ये तो नहीं था, क्योंकि ये कंफ्यूजन थी, आप देखें ना, ये भी तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन ही तो हुए हैं कि मोहसिन नकवी साहब भी एज ए चेयरमैन पीसीबी आए हैं, तो उससे पहले तो ये भी नहीं पता था ना कि भाई कौन चेयरमैन पीसीबी आएगा। गो के पता तो था कि कौन आ रहा है, बट हो सकता है कि इस वजह से थोड़ी बहुत जो है वो ताखीर हो गई हो। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। देखिए, बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब आए या कोई और आए, पाकिस्तान सुपर लीग में तो होना ही होना है ना। मतलब अगर पाकिस्तान टीम ने कहीं खेलने के लिए जाना है और चेयरमैन तब्दील हो रहा है तो आपकी सारी चीजें हिल जाएंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जो लोग काम कर रहे थे वो पिछले साल से आज तक कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो पिछले साल भी वही थे, आज के दिन में भी वही हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके जो कमर्शियल के लोग हैं, इस तरह से आपके जो फाइनेंस के लोग हैं, इसी तरह से आपके जो मार्केटिंग के लोग हैं, वो तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। उनको तो रोजमर्रा के जो काम थे उनको करना चाहिए था ना। ये जो तशहीरी मुहिम आपने करनी है या दीगर सारी चीजें आपने करनी है, बजट तो आपका कब से मंजूर हो चुका होता है। ये तो बुनियादी तौर पर फैसला साजी की कमी है कि अगर आप फैसला करने की आप में हिम्मत ही नहीं है, आपने सिर्फ जो है वो लकीर के फकीर बने रहना है, और आप अपने बनाए हुए जो एक कामयाब मंसूबे हैं उन्हीं का सत्यानाश और बेड़ा गर्क करना है, सिर्फ इसलिए कि कोई आएगा वो बताएगा फलां आ जाए, वो चला जा रहा है, ये आ गया तो क्या होगा। भाईजान, आप अपना काम तो करें, आपको किसने रोका है? ये जो पीएसएल की जितना भी काम वैसे तो पहले भी काम होता था, इसका सबसे बड़ा हिस्सा तो जो फ्रेंचाइज हैं वो खुद से करती हैं। इस मरतबा उनकी तरफ से भी आप देखें, कई टीमों की तरफ से अपनी जो उनकी तशरीह बिल्कुल आपने सही बात की। हमने फ्रेंचाइज की तरफ से भी देखा कि फ्रेंचाइज भी ना बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी, पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा था। हाँ। लेकिन एक और फ्रेंचाइज जो कि एक बड़ी मकबूल फ्रेंचाइज है जो कि कोयटा ग्लैडिएटर है, हमने देखा कि जब ट्रॉफी की तकरीब हुई, जिसमें रोमाई की जो तकरीब हुई, उसमें सरफराज मौजूद थे। उससे पहले बात की जा रही थी कि सरफराज से इस्तीफा लिया जा रहा है, लेकिन कल एकदम से फिर ये भी खबर आ गई कि सरफराज अहमद ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है कैप्टनशिप से, और अब वो एज अ प्लेयर ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ अ प्लेयर वो आपको नजर आएंगे। सो इस हवाले से मुझे बताइएगा ये डिसीजन आपको कैसा लग रहा है? देखिए, बात यह है कि एक बहुत ही अच्छे कामयाब क्रिकेटर और बहुत कामयाब कप्तान रहे हैं वो। पाकिस्तान की सतह पर भी अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती, तो वो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, तो उनके पास बहसीयत कप्तान कामयाबियां तो हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से भी उन्होंने पीएसएल का टाइटल जरूर जीता हुआ है, और टीम के जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की इंतजामिया है, बिलखुसूस उनके जो टीम के मालिक हैं नदीम उमर साहब और उनकी दीगर जितने भी लोग इंतजामिया में शामिल हैं, उनका बड़ा एक जज्बाती सी वाबस्तगी है सरफराज अहमद के साथ, और उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। वो तो उनको हटाना नहीं चाहते होंगे, लेकिन यही पेशा वाराना जिंदगी ऐसे ही चलती है। प्रोफेशनल क्रिकेटर ऐसे ही होते हैं, आपको हमेशा
किसी एक जगह पर नहीं रह पाते हैं, आपको आगे बढ़ना होता है। नदीम उमर साहब ने बड़े बोझल और भारी दिल के साथ ये फैसला किया होगा, लेकिन जब आपकी कारकर्दगी का मयार गिरता है, जब आपकी कारकर्दगी खराब होती है, तो फिर टीमों को आगे बढ़ने के लिए कुछ सख्त फैसले करना पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं हैं सरफराज अहमद के लिए कि वो इसके बाद भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स में अगर बहैसियत खिलाड़ी जब तक खेलते हैं, कामयाबी से खेलें और अपनी कामयाबी में किरदार अदा करें। लेकिन ये एक मुश्किल फैसला जरूर था, सरफराज के लिए भी होगा, क्योंकि वो बहुत उनके दिल के करीब है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। उनके जो मालकान है उनके भी बहुत दिल के करीब है सरफराज। तो दोनों के लिए मतलब उसको कह सकते हैं ना, वो जो आपको शेर याद होता है, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। तो बेवफाई दोनों में नहीं है, बाकी सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इन दोनों के लिए नेक तमन्नाएं हैं, क्योंकि अब जब ये पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं और गुज़िश्ता 3-4 सीजन हम देखते हैं, तो क्वेटा की कारकर्दगी का मयार वो नहीं था जब यूएई में लीग खेली जा रही थी और वहां पर जो परफॉर्मेंस आती है क्वेटा की तरफ से। और ये मतलब पहले कुछ सीजन में तो क्वेटा वाज लाइक उसको क्वेटा को पकड़ना मुश्किल था। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, 17 से पीएसएल शुरू हो रही है और मतलब इमरान पता ही नहीं चल रहा पहला मैच किसके दरमियान होगा। ये जो गाना भी आया पीएसएल का, आपको याद है ना, जब भी पीएसएल का गाना आता था तो उसमें वक्ता कितना पड़ जाता था, भाई नसीबुल लाल ने गा दिया, फलाने ने गा दिया, और फिर हम देखते थे कि अली जफर साहब का भी एंड में आता था कि जी भाई हाजिर है, फिर भाई भी अपना गाना निकाल लेते थे। इस बार तो ऑफिशियली भाई का गाना आया, लेकिन और आज लॉन्च भी हो रहा है। अब दिन कितने रह गए, मसा मतलब 2-3 दिन, तो ये समझ भी नहीं आया, किसी चीज में मजा ही नहीं आ रहा। देखें बुनियादी तौर पर ना, ये वैसे जो शुरू में आपने जिक्र किया था वो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में चूंकि इलेक्शंस ने हर चीज़ गालिब आ गई उनके ऊपर और लोगों की हर तरफ तवज्जो उसी पर चली गई। लेकिन ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाकामी है। उनको ये चाहिए था कि वो हर किस्म की सरगर्मियों के साथ साथ अपने काम को जारी रखता, ताकि लोगों में मतलब फर्ज कर लेना आपकी बेहतर खबरें, हाँ आपकी बेहतर खबरें अगर न्यूज बुलेटिन में चले, अखबारात में शाया हों, डिजिटल पर आप नजर आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते हुए आपको चीजें नजर ही आ जाती है ना, तो लोग कहीं ना कहीं तो जुड़े रहते हैं। तो अब इसमें ये ऊपर तले के बाद दीगरे इवेंट्स थे सारे मुल्क में, उसका आप ये एक पहलू जरूर मान सकते हैं कि इससे फर्क पड़ा। लेकिन बात ये है, सवाल ये फिर पैदा होगा कि क्या जो काम इसकी मौजूदगी में आपको करने की जरूरत थी आपने किया, नहीं किया। अली जफर एक बड़े कामयाब गुलकार हैं पीएसएल के हवाले से, और वैसे भी उन्होंने बड़ी शानदार उनकी गुलकारी है और लोगों को बहुत पसंद करते हैं। अब देखना ये है कि क्या वो लोगों दिलों पर, दिमागों पर इस मरतबा असर करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अगर हर साल का उनका वैसे जो है ना वो अनऑफिशियल तो नगमा आ जाता था। इमरान मुझे बताएं कि ये जो पीएसएल की जो इफ्तिताही तकरीब होगी, इसमें क्या कोई आवाम को कुछ सरप्राइज एक्सपेक्ट करना चाहिए? खैर क्योंकि आवाम ने तो मैं खुद सरप्राइज कर दी है इस बार, उनको ये भी नहीं पड़ी कि हमने जाके टिकटें खरीदनी है, कोई पूछ भी नहीं रहा कि हाँ भाई मैच होना है, हमें टिकट चाहिए। देखिए टिकट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं ना, तो इस मरतबा लोग ये कह रहे हैं कि शायद इतनी ज़्यादा टिकट्स नहीं इस मरतबा सेल नहीं हो रही, और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि शायद इस वजह से टिकटों में कमी, उसकी फ़रोख्त में कमी आई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो उसमें बेहतरी आ सकती है। लेकिन जो इस मरतबा शेड्यूल हुआ है ना टूर्नामेंट, उसमें मुझे लगता है कि इस मरतबा शायद गेट बनी वो ना हो सके, अल्लाह करे कि हो, लेकिन हो सकता है ना हो, क्योंकि कराची में शायकीन की तादाद वो नहीं होती जो आपको लाहौर, रावलपिंडी में नजर आती है। और जब मैचेस लाहौर से शिफ्ट हो जाएंगे कराची की तरफ, तो फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद एहसास हो, अल्लाह करे कि वो नंबर्स उतने ज़्यादा हों शायकीन के स्टेडियम में मैचेस देखने के लिए। और अगर नहीं होते हैं तो फिर यकीनी पता इमरान, मैं आपको आयरनी बताऊं क्या आयरनी क्या है। हमने ना पिछले दिनों अपने मीडिया पे सिंध प्रीमियर लीग के वाले से ज्यादा बात की है, पीएसएल के वाले से हमने एक बात नहीं कर रहे। पता था जी सिंध प्रीमियर लीग की कि पहला वो था, वो कितने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, बट स्टिल मीडिया में सवाल से बातचीत हो रही थी। क्या जरूरत थी? एसपीएल की जरूरत ही नहीं थी कि आपने अपने एक सबसे बड़े टूर्नामेंट से पहले उन्हीं खिलाड़ियों को एक मकामी लीग में उलझा दिया और उनको वो उस खेल में लगा दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपकी इफेक्ट तो ही ना, अगर आप सिंध प्रीमियर लीग के ऊपर चले गए लगभग 2 हफ्तों में, तो फिर पीएसएल की लोगों को क्या जरूरत है, बंद करते फिर ये, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं थी। और आपको ये देखना है कि इसके 10 साल होने वाले हैं, आपके बहुत सारे इंतजामी मामला आपने ठीक करने हैं। फिर उसके साथ साथ अगर हम इसको मजमूई तौर पर देखते हैं तो ये जो मुल्क में दीगर छोटी छोटी लीग्स हैं,
इनका भी कोई ना कोई बंदोबस्त करने की जरूरत है कि हम क्यों उलझते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की मौजूदगी में। कभी हम केपीएल की तरफ चले जाते हैं, कभी हम एसपीएल की तरफ चले जाते हैं। तो इन सब चीजों से दूर रहने की जरूरत है, अपने ब्रांड को बेहतर बनाने की कश्मीर प्रीमियर लीग भी हुई थी। जी वही कोई जरूरत नहीं है ना। इमरान, आपके साथ तो हमारा जो है ना वो नाता बड़ा जबरदस्त जुड़ गया, क्योंकि आपको पता है कि पीएसएल का सीजन जो है ये शुरू होने वाला है, तो हम आपको गाहे बगाहे अपने शो का हिस्सा बनाते रहेंगे, क्योंकि हम इमरान के तज्जिए को सुबह सुबह आपको तज्जिया चाहिए था बड़ा मजेदार किस्म का, तो हमेशा आपका होता है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हाफिज इमरान मौजूद थे। 17 फरवरी 17 आपने बिल्कुल सही सुना, पीएसएल सीजन 9 ये शुरू होने जा रहा है। इफ्तिताई तकरीब में किन दो बड़ी टीमों के सामने का मुकाबला होगा नहीं पता। इफ्तिताई तकरीब में ये तो मुझे पता है कि जी अली जफर तो जरूर होंगे परफॉर्म करने के लिए, लेकिन अभी बाकी और कौन कौन से लोग होंगे नहीं पता। आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। मेरे ख्याल से कल तक तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, ये मैच देखिएगा, क्योंकि हमारे पास रह देके जो सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट अब रहेगी वो एक क्रिकेट। आई नो आपको पता है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में जो कारकर्दगी दिखाई, आप लोगों का दिल टूटा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है। पीएसएल और पीएसएल में हम देखते हैं कि वही खिलाड़ी और वही खिलाड़ी जो कि वैसे इंटरनेशनल मैचेस में अच्छा प्ले नहीं करते, लीग्स मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़रा आपकी सेहत के हवाले से बात करते हैं। एक ऐसे अहम मसले के हवाले से हम बात करेंगे जिसका ताल्लुक हम में से हर एक शख्स से है, और ये मसला है दवाओं की आसमान से बातें करती हुई कीमतों और बाजार में ना मिलने का। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए मैं बताती चलूँ कि 2018 से लेकर आज तक पाकिस्तान में दवाओं की कीमतों में 400% तक इजाफा हुआ है, और ज़ाहिर है कि इस सूरत हाल से बराह रास्त वो लोग मुतासर हुए हैं जो बाकायदगी से दवाएँ इस्तेमाल करते हैं और किसी सूरत में दवा छोड़ नहीं सकते। वजह है कि उन्हें अक्सर दवाएं ब्लैक मार्केट के रेट पर भी ख़रीदनी पड़ती हैं। ये मसला कहाँ से आया और इस मसले का हल क्या निकलेगा, इस बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब ये बताएं कि दवाओं की कीमतें बढ़ने का सिलसिला शुरू कहाँ से है और कैसे हुआ? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली देखिए, ये दवाओं की कीमतों को बढ़ाने का सिलसिला ये पिछले कोई 5-6 साल से ये चल रहा था, जो कि अब 4-5 सालों में ये बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी आ गई, और अब तक जो है मेरे ख्याल में 400 से ज़्यादा % की जो है वो दवाइयों में कीमतें बढ़ चुकी हैं। और ना सिर्फ ये है कि कीमतें बढ़ गई हैं, बल्कि दवाइयाँ जो एसेंशियल मेडिसिन हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, वो दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो जो आदमी ब्लड प्रेशर का मर्ज है, शुगर का मर्ज है, जो खास दवाइयाँ वो लेता है, वो दवाइयाँ मार्केट में मिल नहीं रही है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो कि इमरजेंसीज में यूज़ होती हैं, कैजुअल्टीज़ के अंदर यूज़ होती हैं, वो भी दवाइयाँ मार्केट से गायब हैं। और मिल भी रही है तो वो ब्लैक में मिल रही है, यानी कि अगर कोई 400 रुपए की अगर कोई इंजेक्शन है तो वो मिल रहा है 800 रुपए का। तो ये बड़ा ज्यादती है, बड़ा जुल्म हो रहा है पाकिस्तानी। और उसमें अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, जो डायबिटीज़ के अद्वियात हैं ये तो मिल ही नहीं रहे, इसकी जो वैक्सीनेशन वो भी नहीं मिल रही, और ये तो जान बचाने वाली अद्वियात है। खुदा ना खासे डायबिटीज़ के पेशेंट को उसकी दवाई नहीं मिलती तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो इस पर तो मेरे ख्याल से बड़े सीरियसली सोचना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली किल्लत पैदा हो क्यों रही है, और क्यों जो मरीज़ हैं, क्यों जो खरीदने वाले लोग हैं उसको ब्लैक की जो है रेट पर खरीदने में मजबूर हो गए हैं। हाँ, इसमें एक तो ये बात है कि जी ब्लैक में मिल रहा है, चलो ये भी अच्छा है कि जी वो दवाइयाँ ब्लैक में मिल जाती हैं, वो असली दवा होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें प्रॉब्लम एक ये हो रहा है कि जो स्मगल शुदा दवाइयाँ कुछ हैं, जो कि जाली अद्वियात जिनको कहा जाता है, और वो दवा जो है वो मार्केट में उसी नाम से उसी लेबल के साथ मार्केट में बिक रही है, जो कि मरीज खाता है तो वही दवा वो ये समझ के खाता है कि जो डॉक्टर ने लिखी है वही दवा है, लेकिन इनफैक्ट उसके अंदर वो चीजें नहीं है जिसका कि उसके जिस्म पे असर होगा और उस बीमारी का खात्मा करेगा। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है कि वो टैबलेट भी ले रहा है, वो दवा भी खा रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई इसका असर नहीं हो रहा है। तो ये 3-4 चीजें हमारी बड़ी मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि इस मसले को फौरी तौर पे हल करे, और जो मजीद दवाओं की कीमतें बढ़ाने की बात हो रही है वो बिल्कुल नहीं बढ़ानी चाहिए। उसको एमिकेबली बैठ के
मैं बार बार ये कहता रहा हूँ। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, ये जो दवाइयाँ एकदम से नापैद हो गई हैं, ये दवाइयाँ जिनकी किल्लत पैदा हो गई है, ये दवाइयाँ जो कि आवाम को दस्तयाब नहीं है, और वो दवाइयाँ जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होगी और आवाम की दस्तरस से बाहर भी होगी, तो इसमें कसूर आप किसका देखते हैं? ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज का देखते हैं, ड्रैप का देखते हैं? देखिए, इसके अंदर जो असल जो वजह है ना, वो वजह है डॉलर की कीमतों में इजाफा। एक्चुअली जो लेकिन अगर डॉक्टर साहब अगर हम देखें पिछले कई महीनों से तो डॉलर वहीं पे फंसा हुआ है, मतलब 280 पे वो जो डॉलर है वो ट्रेड कर रहा है मार्केट में, और उसके बावजूद अगर ये मसला जो है ये गंभीर होता चला जा रहा है, तो इस पे फिर हम डॉलर को तो सिर्फ दोष नहीं दे सकते ना। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो पिछले सालों में जो फार्मास्यूटिकल कंपनी बताती है वो ये बताती है कि जी चूंकि ये सारा जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से ही आता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसका दवाइयों का कोई भी रॉ मटेरियल तैयार नहीं हो रहा है, तो लोकल कंपनीज की कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि बनती हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोकल कंपनीज की जो दवाइयाँ हैं उसके रॉ मटेरियल बाहर से आते हैं, तो वो डॉलर में आते हैं, तो वो कन्वर्ट करके उनको बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन हम ये कहते हैं, हम अगर उनकी बात मान भी लें कि ठीक है जी डॉलर का और हमारे रुपयों का बड़ा डिफरेंस हो रहा है, तो उसका तरीका ये है कि गवर्नमेंट इनके साथ बैठे, फार्मा वालों के साथ, और इनके साथ जो रियायत कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जो इनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स में कमी करें। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो अननेसेसरीली अखराजात करती हैं वो अखराजात को कमी करें। दवाइयों की कीमत आप ना बढ़ाएं बल्कि कम करें। जब इस तरह की चीजें करेंगे तो यकीनन आप दवा कितना आपको मार्जिन मिल जाएगा कि दवाओं की कीमतों में कमी हो जाएगी बजाय ये कि बढ़ाने के। चलिए जी, इसमें अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज का भी अगर हम ओपिनियन लें तो वो कहती है कि जी हमारे लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल हो गई क्योंकि जो डॉलर की प्राइस है बढ़ गई है, मैन्युफैक्चर करने में हमें मसला हो रहा है। फिर वहाँ पे वो भी ये जो है रोना रोती है। फिर दूसरी तरफ हुकूमत को भी चाहिए कि भी थोड़ी सब्सिडाइज रेट की जो है ये अद्वियात सामने रखे, क्योंकि ये अद्वियात ऐसी हैं, अगर हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ की, अगर मैं इस रीजन की बात करूँ तो डायबिटीज़ जो बढ़ी है हमारे रीजन में बढ़ी है, लोगों को अद्वियात की ज़रूरत है। ये जानलेवा भी साबित हो सकती है अगर लोगों के एहतियात अवेलेबल ना हो। ये जान बचाने वाली एहतियात है। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर कैसे सजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी ब्रेक लेने हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 7 अक्टूबर 2023 को गज़ा पर इस्राएली जारहियत का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब तक जारी है। इस्राएल की इस हौलनाक जारहियत के नतीजे में अब तक सैकड़ों फ़लस्तीनी जाँ भाग हो चुके हैं और अगर मैं आपको तादाद के वाले से बात करूं तो 30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 70% जो तादाद है वो बच्चों और ख़वातीन की है। गुंजान आबाद शहर मलबे का ढेर बन चुका है और अब इस हवाले से ताज़ा तरीन खबर यह है कि इस्राएली फ़ौज ने रफ़ा पर बमबारी कर दी है, जिसके नतीजे में 164 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म ने रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने का फ़ैसला करते हुए कहा है कि रफ़ा में भी हमास को नहीं छोड़ेंगे। और साथ में आपको बताते चलें कि एक जगह तो ये भी आ रहा था कि जो बाइडन ने, जो कि अमरीकी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं उनको जब रोका भी, और एक जगह में मैं देख भी रही थी कि कहा जा रहा है कि जी उनकी स्लिप ऑफ टंग ऐसी कोई चीज़ होगी कि उनके ज़बान से बड़ा सख्त उनके लिए कोई लफ्ज़ निकला। लेकिन बाद में हमने देखा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इस बात की तरदीद भी की और साथ में ये भी हम देख रहे हैं कि सीज़ फायर के वाले से बात तो ज़रूर करें, लेकिन साथ में इसराइल की जो इमदाद है वो भी जारी रखे हुए हैं। जो माली मुआवनत है वो भी अमेरिका की जानिब से जारी है। इस तमाम तो सूरत हाल के वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलूच साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में वक्त दिया। मुमताज़ ज़हरा साहिबा, ये बताइएगा कि सारी दुनिया मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की मुखालिफत कर रही है, मगर फिर भी ये सिलसिला रुक नहीं रहा। क्यों, ऐसी क्या वजह है कि कोई भी बड़ी ताकत जो है वो रोक नहीं पा रही है सब कुछ? देखिए, ये एक बहुत ही तल्ख हकीकत है कि इसराइल इस वक्त जिस यूनिटी के साथ फ़लस्तीनी अवाम को का कत्ल आम कर रहा है, उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी तक उस तरह से डिसाइसिव स्टेप्स नहीं सकी जिस तरह का ये केस डिमांड करता है। पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश है कि इस मसले का हल होना चाहिए और
जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें एक ही हल है, वो ये है कि फौरी तौर पर एक सीज फायर कराया जाए, इसराइल को रोका जाए कि वो जो इस वक्त गाजा में एक्टिविटी कर रहे हैं वो ख़त्म हो। और इसके लिए जो रोल बनता है वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का है, जिसके परमानेंट अरकान में कुछ ममालिक हैं जो कि इसराइल के करीबी दोस्त हैं, और इसराइल के हामी ममालिक से हमारी यही डिमांड है कि वो जल्द से जल्द इसराइल पे जोर दें कि ये पूरी तौर वहाँ पर सीज फायर। अच्छा, मसला तो हम देखिए मुमताज़ साहिबा, हम तो मसला तो ये मालूम है कि हम सीज फायर के वाले से बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि खुद बहुत सारे मतलब जो जूज़ हैं वो भी कह रहे हैं कि जी सीज फायर होना चाहिए। हमने देखा न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर इतना बड़ा कभी इज्तिमा नहीं हुआ, इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। हमने लंदन में देखा कि लोग कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं, सीज फायर को लेके लोग मुतालबा करते हैं कि भाई बस कर दें, फ़लस्तीनियों को मारना ख़त्म कर दें। साउथ अफ्रीका हमने देखा है कि जी एक मुसलमान ना मुल्क होने के बावजूद भी जिस तरीके से वो फाइट कर रहा है फ़लस्तीनियों के लोगों के लिए, वो भी जिनका जज्बा है वो भी दीदनी है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये सीज फायर जिसके हवाले से मतलब दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं, प्लेयर्स बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं हो रहा तो इसमें नाकामी किसकी है? ये जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जो कि पूरे रीजन में पूरी जो इस वक्त जहां हम रह रहे हैं इस वर्ल्ड में अमन कायम करना चाहती हैं, क्या ये उनकी नाकामी है जिनकी जिम्मेदारी है कि जी अमन कायम करवाएं? देखिए, ये अक़वाम आलम की कलेक्टिव नाकामी है, और इसमें जिस तरह से मैंने पहले कहा, असल जिम्मेदारी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, यूएन चार्टर के मुताबिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जहाँ भी इस तरह के मसाइल हों उनका फ़र्ज़ है कि वो फौरी तौर पर जंगबंदी करवाएं। अनफॉर्चुनेटली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस मामले में नाकाम हो गया है। और बाकी जिस तरह से आपने मेंशन किया, इंटरनेशनल लेवल पर जितने बाज़मीर अक़वाम हैं, जितने बाज़मीर इंसान हैं, सब इस वक्त गज़ा की सूरत हाल से बहुत ही तकलीफ़ में हैं और डिमांड कर रहे हैं कि इस कत्लेआम को बंद होना चाहिए। और इस सिलसिले में आईसीजे की भी एक इंटरिम ऑर्डर आया था, उस पे भी उसके मुताबिक भी जो इस वक्त इजराइल वहाँ पर गज़ा में कर रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है, और पाकिस्तान को इस मामले में बहुत तशवीश है। मुमताज़ साहिबा, इसराइली जहारियत को रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं उसमें आपको क्या लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कितनी फ़ीसद जो है वो कामयाब हुई है? देखिए, पाकिस्तान ने अपनी जो हमारी जगह जगह रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे हमने बिल्कुल इस मामले को और पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी करते हुए, उनके जज्बात की तर्जुमानी करते हुए इस मसले को हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बढ़ाए। पाकिस्तान OIC का एक अहम रुकन है, तो इस सिलसिले में आप जानती हैं कि OIC इस्लामिक और अरब ममालिक की एक मुश्तरका समिट हुई थी जिसमें मैंने शिरकत की थी। वहाँ से भी बड़ा एक मजबूत कलामिया बाहर आया। इसी तरीके से हमारी जहाँ रिप्रेजेंटेशन है UN जनरल असेंबली में, पाकिस्तान ने एक लीडरशिप रोल अदा किया है, लेकिन पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन UN सिक्योरिटी और ना ही उसका परमानेंट रुकन है जहाँ पर इस तरह का अदा कर सकते हैं जिस तरह का UN सिक्योरिटी काउंसिल की बाकी ममालिक कर सकते हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की नाकामी है कि अब तक सिक्योरिटी काउंसिल इम्पोर्टेंट कदम नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं कर सके UN सिक्योरिटी काउंसिल भी इस जुमरे में। बहुत शुक्रिया जी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने बरसाते हैं, कहीं मजा आएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो लोग किताबें पढ़ते हैं, शौक रखते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के ज़ेरे तमाम 16 से 18 फरवरी तक यानी कि 3 दिन रोशनियों के शहर कराची में होने जा रहा है कराची लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मकबूल है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू उर्दू लैंग्वेज। एक आपने जश्न देखता के वाले से सुना है और एक आपने कराची लिटरेचर फेस्टिवल के वाले से सुना है। ये इतनी मकबूलियत का हामिल है। इस फेस्टिवल के दौरान आवाम को बराह रास्त बहुत सी ऐसी शख्सियात देखने और सुनने को मिलेंगी और ऐसे बहुत सारे लोगों के सामने मौजूद होंगे जिससे वो इल्म और अदब के वाले से बहुत सारे सवालात पूछ सकते हैं, कल्चर के वाले से बात कर सकते हैं, पॉलिटिक्स के वाले से बात कर सकते हैं। मतलब एक मैं कहती हूँ समंदर है टॉपिक्स का, मौजूआत का समंदर है। और इसमें आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे गेस्ट आपके सामने मौजूद होंगे कि जो आप अपने इल्म की जो तशनगी है, जो आपके इल्म की प्यास है, जो आपकी क्यूरोसिटी है, आप उसको बुझा सकेंगे, उनसे बात कर सकेंगे। इस बार 15वें कराची लिटरेचर फेस्टिवल में 200 से ज़ायद मुकर्रिरीन शिरकत करेंगे, जिनमें से पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर से आए हुए मुकर्रिरीन भी शामिल होंगे। फेस्टिवल में 70 से ज़ायद सेशंस होंगे, जिनमें उर्दू अंग्रेज़ी की किताबों की रोनुमाई भी शामिल है। और फेस्टिवल के दौरान उर्दू से प्यार करने वालों की दिलचस्पी के लिए और क्या कुछ शामिल किया गया है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर कम्युनिकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस राहिला बक़ई साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राहिला साहिबा एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय शो। राहिला साहिबा, ये 15 कराची लिटरेचर फेस्टिवल, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हुआ आपको इसकी। आई एम श्योर कि जब ये वेंचर शुरू किया गया था तो आपको भी इल्म नहीं होगा कि हम इसको इतना आगे तक लेके जाएंगे। एग्जैक्टली, नेवर हैड द आइडिया कि मगर ये कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर था कि जितना लोगों को पढ़ने का हमने रागिब करना है, उस तरफ लाना है, किताबों की तरफ लाना है, तो एक उम्मीद ज़रूर थी कि हम एक मार्क ज़रूर प्लेस कर सकेंगे यहाँ पर। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस किस्म से हमें इसकी पजीराई मिली और जिस तरह से लोगों ने सराहा, इट इज़ एग्जाम्पलरी। लेकिन मज़े की बात है कि आज से 15 साल पहले अगर हम देखें तो सूरत हाल और थी। हमारे हमसाय मुल्क से भी बहुत सारे ऐसे लोग आते थे, मुकर्रिरीन आते थे, और इन 15 सालों में अपने पॉलिटिकल वो सारे डायनामिक्स भी देखी कि क्या कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। फिर बहुत सारी पाबंदियाँ भी लगी, लोग नहीं आते, तो वो कितना आपके लिए जो है वो सब तमाम से सूरत हाल चैलेंजिंग थी? देखिए, हर साल कुछ ना कुछ चैलेंज हमें मिलता रहा है। कभी एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं, कभी कोविड आ जाता है, कभी ये तो पार्ट एंड पार्सल था। कमिंग बैक टू द गेस्ट जिनको हम बुलाते हैं, तो पहले होता था कि जब इंडिया के साथ एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी तो बहुत सारे इंडिया से, चाहे वो बॉलीवुड से लोग हो, बरखा दत्त, मैं तो खुद मिली हूँ बरखा दत्त से, एग्जैक्टली, चाहे वो जर्नलिस्ट कम्युनिटी हो, वो लोग भी खुशी से आते थे, हम भी उनको बुलाते थे। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो भी उनको बहुत उनको क्योंकि देखते हैं, पसंद करते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स नहीं है, तो बहुत कंफर्ट जोन होता था। लेकिन वक्त के साथ जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव हुई तो मुश्किल हो गया, मगर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इस साल भी हमारे पास 2 इंडियन गेस्ट आ रहे हैं। एक जो हैं वो उनके स्टैंड अप कॉमेडियन है संजय राजोड़ा, ये दिल्ली से तशरीफ़ ला रही हैं। और एक हैं मंजुला कुमार, शी लिव्स इन इंडिया। उन्होंने अकबर अहमद जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं यूएस के, वो भी यूएस में अब ही इज़ एन एकेडमिक नाउ, ही टीचेस एट ए यूनिवर्सिटी। तो मंजुला ने और अकबर ने एक फ़िल्म बनाई, बल्कि इनफैक्ट एक स्टेज प्ले था जो न्यूयॉर्क में हुआ, उसको उन्होंने एक फ़िल्म में कन्वर्ट किया जिसका नाम है जिना गांधी रिटर्न। एंड अब अगर जिना गांधी आज वापस आते हैं तो उनकी क्या कॉन्वर्सेशन होती है, किस तरह से तारीख की जाविये में वो बातचीत करेंगे, वो फिल्म दिखाई जाएगी। और उसके साथ मंजुला इंडिया पाकिस्तान पीस टॉक के ऊपर एक कॉन्वर्सेशन होगी। बता दीजिए ये एग्जैक्टली कौन से दिन होगी? ऑफ कोर्स क्योंकि तीनों दिन तो ये नहीं होगी। ये होगी फ्राइडे को, ओपनिंग सेशन है 7 to 8। ज़ाहिर बात उसमें डिस्कशन होगी। फिल्म थोड़ी लंबी है तो ये स्पिल ओवर चलेगा, बट यस द फिल्म इज sort of a marvelous and an amazing film to watch, and followed by discussion between Manjula, Aizaz Ehsan, who is coming from Islamabad. इसको moderate करेंगी हयात सहगल। तो it's going to be a very interesting session to watch। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस साल का मौजूद ख्यालात के तबादले ज़हनियत तब्दील कर सकते हैं, ये कितना, एक तो खैर ऑफ कोर्स एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये मौजू भी है, और इससे मुराद आपके इसके पीछे आइडियोलॉजी आप लोगों की क्या है? देखिए, हमारा इस दफ़ा का जो थीम है ना, सस्टेनेबिलिटी वर्ड्स चेंजिंग माइंडसेट्स। नाउ सस्टेनेबिलिटी समथिंग जो हम कहते हैं खाली एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है आज की, ये तालीम का मैदान हो, इकॉनमी हो, एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स, एंड यू नेम इट, इन एनी स्फीयर सस्टेनेबिलिटी समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ डू वी टेल पीपल कि इसकी अहमियत क्या है? तो अल्फाज, लिटरेचर, किताब वो ज़रिया होती है जिससे आप वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई सस्टेनेबिलिटी जो आज की ज़रूरत है, वर्ड्स चेंजिंग माइंडसेट, अल्फाज के ज़रिए, लिटरेचर के ज़रिए, अदब के ज़रिए हम लोगों के जहनों तक
पहुंचेंगे और उनके जहनों को तब्दील करेंगे। So that's the link. ये वैसे एक शहर का मामला नहीं होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान का मामला होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान का इशू होना चाहिए। तो आप लोगों ने सोचा कि जो कराची लिटरेचर फेस्टिवल है इसको लेके जाके पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में कहीं ना कहीं जाके इसको फॉर्म करें? देखिए, हम इस्लामाबाद में जाते हैं, फरवरी के अंदर हम कराची में करते हैं और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में कहीं हम लिटरेचर फेस्टिवल इस्लामाबाद में करते हैं। करंट सिनेरियो में, करंट सिचुएशंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कैन मैनेज 2 festivals, but yes, we are open to partners, we are open to group of people. कोई अगर हमें एबटाबाद से, कोई हमें साहिवाल से, क्वेटा से अप्रोच करता है कि हम यहाँ फेस्टिवल करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करें, वो जो एक एक्सपर्टीज़ है वो हम बिल्कुल देने को तैयार हैं, हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। वो कहते हैं ना, तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो दैट इज़ इट। जवानों से आप लोग क्या एक्सपेक्ट करें, जो हमारी यूथ उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करें, जो आना चाहती है इसमें, और स्पेसिफिकली उनके लिए क्या कुछ है इस फेस्टिवल इस दफ़ा हमने जो 15वें फेस्टिवल में एक नई चीज़ का आगाज़ किया, वो है एक हमने यूथ स्ट्रैंड बनाया है। उसके अंदर इट्स गोइंग टू बी, जैसे आप डेमोक्रेसी का सुनते हैं ना कि फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो यूथ स्ट्रैंड जो हमने बनाया इट्स फॉर द यूथ बाय द यूथ। तो हमने एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स थे, उनको अपने साथ शामिल किया, उनकी मदद से वो कुछ सेशंस बनाए हैं जो बहुत इंटरैक्टिव होंगे बिटवीन द स्पीकर्स एंड द यूथ हु विल बी प्रेजेंट देयर। मैं एक सेशन की एग्जांपल आपको दे देती हूँ जिसके अंदर हमने नापा के जो CEO हैं जुनैद ज़ुबैरी, उनको बुलाया है और वो यूथ के साथ इस बात पर, मौजू पर बात करेंगे कि जो एक परफॉर्मिंग आर्ट होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूज़िक, डांस इसमें इन्वॉल्व हैं तो आप नौकरी नहीं कर सकते, आपका घर कैसे चलेगा। हाउ योर पैशन एंड योर प्रोफेशन बोथ कैन बी टुगेदर। सो द सेशन इज कॉल्ड पैशन और प्रोफेशन, एंड वेयर जुनैद ज़ुबैरी विल बी एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द यूथ, कि वो अपना म्यूज़िक का शौक़ है, डांस का शौक़ है, एक्टिंग का शौक़ है, उसके साथ साथ अपना प्रोफेशन, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी भी प्रोफेशन में, दोनों को बैलेंस कैसे चल सकते हैं। दैट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच जी। राहिला बकाई साहब हमारे साथ मौजूद थी, उसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।